वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज, जो आपका सीएचओ चाहे राजस्थान, एमपी या फिर अलग अलग स्टेट के लिए एग्जाम होता है। बीएफयूएचएस जिसका अक्टूबर में एग्जाम है, सीआरपीएफ जिसका पेपर दिसंबर में होने वाला है। तो ऑल ओवर नर्सिंग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एएनएम स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो इनका बेस है वो एएनएम वालों के हिसाब का तो नहीं, बट फिर भी मैं कहूँगी कि वो भी देख सकते हैं। और जो लोग एएनएम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस चैनल पे तो आपको पुराने पेपर मिल ही जाएंगे। जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैंने कल ही एक राजस्थान एएनएम का पेपर पब्लिश किया है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम है जीके विद कीर्ति। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही वीडियो पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है जिनका चाहे एमपी पीईबी व्यापम के लिए पेपर हो दिसंबर में, या फिर एमपी सीएचओ का पेपर होने वाला हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 11, उसका आंसर मैं आपको खुद बताऊंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एनिमा इज गिवन इन विच पोजीशन। तो जो एनिमा दिया जाता है वो किस पोजीशन में दिया जाता है? लिथोटोमी, लेफ्ट लेटरल, जेनाइटोपैक्टोरियल और साइड लाइंग पोजीशन। तो एनीमा है जो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मेडिसिन इंसर्ट करने के लिए भी दिए जाते हैं, कुछ कार्बोनेटिव होते हैं, जो गैस बन रही है, फ्लोटलेंस हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए दिए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एनीमिया दिए जाते हैं, बट सभी में एक सेम पोजीशन यूज़ की जाती है। तो वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। एनीमा देने के लिए इस तरीके से साइड लाइंग पोजीशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, साइड लाइंग पोजीशन। नेक्स्ट इज फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन टेम्परेचर इज इन ऑटोक्लेव शुड बी। तो इफेक्टिव स्टरलाइजेशन मेथड के लिए जो ऑटोक्लेव है उसका टेम्परेचर क्या रखा जाता है? कभी कभी टाइम भी पूछा जाता है, यहाँ पर सेल्सियस में पूछा है, कभी कभी एग्जाम में फ़ारेनहीट में भी पूछा जाता है। तो आपको ऑल ओवर सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, जो ऑटोक्लेव मशीन यूज़ की जाती है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में है 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 121 सेल्सियस एंड 160 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 121 डिग्री सेल्सियस। जो कॉमनली स्टीम और जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस। यदि यही टेम्परेचर फ़ारेनहीट में पूछा जाता है, जब वो कितना हो जाएगा 250 सेल्सियस, सॉरी 250 डिग्री फ़ारेनहीट, 250 डिग्री फ़ारेनहीट। और टाइम क्या रहता है? एटलीस्ट 15 मिनट। कितना? एटलीस्ट 15 मिनट। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। टाइमिंग क्या रहेगी? 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस से लेकर 134 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। इनकेस फ़ारेनहीट में पूछा जाता है तो 250 होगा, और टाइमिंग पूछी जाती है तो 15 मिनट के लिए है जो टाइमिंग यूज़ की जाती है स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में। नेक्स्ट, opportunistic infection in HIV infected individual occur when CD4 T cell count falls below। तो जो opportunistic infections देखने को मिलता है HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए, तो CD4 सेल काउंट है वो कितने से कम हो जाएगा? ऑप्शन है 400 क्यूबिक पर मिलीमीटर, 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर, 700 क्यूबिक पर मिलीमीटर, और डी नन ऑफ दी अबव। तो आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि जो HIV में CD4 T सेल्स का काउंट कितने से नीचे चला जाएगा और क्या होगा। और तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा बी, 200 पर क्यूबिक पर मिलीमीटर। 200 क्यूबिक पर मिलीमीटर क्या होगा इसका? और इससे कम, लेस देन 200 क्यूबिक पर मिलीमीटर स्क्वायर क्या हो सकता है? CD4 T सेल्स काउंट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। जो नेग्री बॉडीज हैं
एक स्पेसिफिक डिसीज में देखने को मिलती हैं, तो उस डिसीज का नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, HIV एंसेफेलाइटिस, रेबीज और हर्पीज। तो नेगरी बॉडीज देखने को मिलती हैं जब भी रेबीज की कंडीशन हो। रेबीज की कंडीशन कब होती है? जो इन्फेक्टेड एनिमल है जिसको रेबीज है वो किसी अदर इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को जाके बाइट करे तो उस पर्सन में रेबीज होगा, तो उसकी जो नर्व सेल्स होंगी वहाँ पर एक अलग तरीके की नर्व सेल्स में क्या होगा, कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, वो क्या कहलाती? नेग्रीज बॉडी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, रेबीज। नेगरी बॉडीज कब देखने को मिलेंगी? जिसको रेबीज की कंडीशन हो। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज फ्रॉम मदर टू फीटस इज नोन एज। कोई भी डिसीज यदि मदर से फीटस में ट्रांसमिट हो रही है तो वो किस तरीके की इन्फेक्शियस डिसीज कहलाएगी, या फिर किस तरीके का ट्रांसमिशन कहलाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर ड्रॉपलेट, वेहिकल बॉर्न, फॉमिट बॉर्न और डी वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो आपने अलग अलग तरीके के ट्रांसमिशन पढ़े होंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फॉमिट, वेहिकल, ड्रॉपलेट, वाटरबॉर्न। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यदि मदर से, माँ से किसी फीटस में, उसके बच्चे में कोई भी डिसीज ट्रांसमिट हो रही है तो वो किस तरीके का ट्रांसमिशन कहलाएगा? तो वो कहलाएगा वर्टिकल ट्रांसमिशन। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो इंसर्ट किए हैं कई बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इनमें से। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होगा, जो डिसीज मदर को है, या तो वो फीटस में जनरली जितनी भी डिसीज वर्टिकल ट्रांसमिशन के होती हैं वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हो सकती हैं, चांसेस यही रहते हैं। इंट्रा जो टाइमिंग रहेगी लेबर की, तो फर्स्ट स्टेज में कम चांस रहेंगे। ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर सबसे ज़्यादा वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है फीटस में। कोई भी डिसीज यदि मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होती है तो वो कौन सा ट्रांसमिशन कहलाएगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन। और यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है फॉमिट, वेहिकल बॉर्न, तो फॉमिट का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करें, उस इन्फेक्शन को कैरी करें, चाहे वो कपड़े हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कुछ भी आइटम, वो क्या कहलाएगा? फॉमिट। और दूसरा व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हम जिसको कह सकते हैं, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के लिए कुछ व्हीकल या फिर कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी उस पर्सन, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उस तक पहुंचने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? जिस पर्सन के थ्रू वो दूसरे में जाने वाला है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा व्हीकल और कैरियर। तो इस तरीके का ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा? व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। कोलैप्सिंग पल्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, बाइजेमिनल पल्स और पल्स अल्ट्रेशंस। पल्स में किसी भी तरीके की अल्ट्रेशंस का होना। कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स के लिए है जो दूसरा नाम दिया गया है वो क्या है? वाटर हैमर पल्स और वाटसन वाटर हैमर पल्स। इसी को कोरिजन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा? अ पल्स दैट इज बाउंडिंग एंड फोर्सफुल, रैपिडली इंक्रीजिंग एंड सब्सिक्वेंटली कोलैप्सिंग। पल्स क्या होगी? आपकी पल्स रेट बहुत ही फोर्सफुल होगी, रैपिडली बढ़ेगी भी, लेकिन एक पॉइंट पे पहुंच के क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी, स्टॉप भी हो सकती है। और जो इसका साउंड होगा इस तरीके के पल्स का, वो किस तरीके का? वाटर हैमर टाइप का होगा, जैसे कि कोई पानी में हथौड़े को पीट रहा हो, इस तरीके से आपको साउंड सुनाई देगा। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? वाटर हैमर पल्स। और जो यहाँ पर एक और ऑप्शन है बाइजेमिनल पल्स, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या होगा? दो पल्स बीट आपको एक ही टाइम पर सुनाई देंगी, बट उनका जो इंटरवल होगा वो सेपरेट होगा और लॉन्गर होगा। इसी के लिए पल्सस बाइजेमिनस के नाम से भी जाना जाता है। जो बाइजेमिनल यहाँ पर ऑप्शन है बाइजेमिनल पल्स, इसका मतलब क्या होगा? इन विच टू बीट्स अकर इन रैपिड सक्सेशन। एक ही टाइम पीरियड पर टू बीट्स आपको सुनाई देंगी, लेकिन जो दोनों बीट्स होंगी वो क्या होंगी? सेपरेट होंगी और लॉन्गर इंटरवल के लिए होंगी। ये वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योरेशन के कारण आपको सुनाई देंगी बाइजेमिनल पल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल्स। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो प्यूपिल्स डायलेटेशन के लिए यूज की जाती हैं? मायोटिक्स, माइड्रियाटिक्स, केरेटोलाइटिक और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो मायोटिक्स तो ऐसी मेडिसिन है जो आइस के लिए, जो प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्शन के लिए यूज की जाएंगी, ना कि डायलेटेशन के लिए।
माइडियाट्रिक क्या है? ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो पीपल डायलिटेशन के लिए यूज़ की जाएंगी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, माइड्रियाटिक एजेंट। माइड्रियाटिक एजेंट क्या करेंगे? जो आंखों की प्यूपिल है उसको डायलिटेट करने का काम करेंगे, और जो मायोटिक है क्या करेंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट, सिकोड़ने का काम करेंगे प्यूपिल को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द गैस गैंग्रीन? तो गैस गैंग्रीन है उसका कॉज क्या हो सकता है? क्या पॉजिटिव एजेंट हो सकता है? ऑप्शन है यहाँ पर पैरामिक्सो वायरस, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स, बोथ दैट मीन्स पैरामिक्सो एंड क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स, और डी HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो सर्वाइकल कैंसर के होने का कारण है। 90% जो सर्विक्स कैंसर होता है वो इसी वायरस के कारण होता है, HPV वायरस के कारण। तो यहाँ पर जो गैस गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स। और ये भी आपको आ सकता है गैस गैंग्रीन है जो वायरल के किसी वायरस के थ्रू होता है या फिर बैक्टीरिया के थ्रू। तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स नाम का बैक्टीरिया कॉज करेगा। क्या नाम है इसका? गैस गैंग्रीन। नेक्स्ट इज वेल फेलिक्स टेस्ट डन टू डायग्नोस। तो आपने टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट पढ़ा, डेंगू के लिए सेपरेट टेस्ट पढ़े जिसमें कि प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इस तरीके से एक टेस्ट और होता है वेल फेलिक्स टेस्ट। तो एक इस डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। टाइफाइड फीवर, टाइफस फीवर, डेंगू या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वेल फेलिक्स टेस्ट है जो टाइफस फीवर डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। टाइफॉइड और टाइफस दोनों डिफरेंट डिसीज़ हैं। मैं आपको यहाँ पर जो टाइफाइड फीवर है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी के थ्रू होता है, और जो टाइफस है एक इसके थ्रू होता है रिक्टीसिया प्रोवोजैकी। बैक्टीरियल डिसीज है ये, रिक्टीसिया पैरोजैकी के थ्रू होगा। और यहाँ पर ये लुइस बॉर्न टाइफस भी हम कह सकते हैं इसके लिए, क्योंकि जो लाइस होती हैं इन्फेक्टेड लाइस रहेंगी वो क्या होंगी? यदि बॉडी में काटेंगी, वाइट करेंगी, तो उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा रिक्टीसिया प्रोवोजैकी बैक्टीरिया, उसके थ्रू टाइफस की कंडीशन होगी। और जो टेस्ट किया जाता है वेल फेलिक्स टेस्ट एक नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, जिसको जो एंटी रिक्टीसियल एंटीबॉडीज यदि पेशेंट के सीरम में है, ब्लड में है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच इज़ द ऑर्गन ऑफ एडेशन ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का कौन सा ऑर्गन है जो किसी और की बॉडी में इन्फेक्शन करने के लिए, एडेशन करने के लिए, चिपकने के लिए यूज़ करते हो बैक्टीरिया? कैप्सूल, फिम्ब्री, फ्लैजिला या फिर साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरिया है जो किसी और पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन करने के लिए, एडेशन करने के लिए, चिपकने के लिए जो ऑर्गन अपना यूज़ करते हैं वो क्या है? फिम्ब्री या फिर पिलाई। जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा बैक्टीरिया में, आपने बहुत सारे बैक्टीरिया की इमेज देखी होंगी। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया में चारों तरफ फिम्ब्री या फिर हेयर लाइक बिल्कुल पतले पतले स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो फिम्ब्री कहलाते हैं। जो किसी दूसरे पर्सन के लिए या फिर कहीं और चिपकने के लिए वो अपना ऑर्गन एज ऑर्गन यूज़ करते हैं, वो क्या है? फिम्ब्री। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेट शेप्ड बैक्टीरिया? इनमें से बुलेट शेप्ड बैक्टीरिया कौन सा है? हर्पीज जूस्टर, मीजल्स वायरस, रेबीज वायरस या फिर HIV वायरस। तो बुलेट शेप्ड बैक्टीरिया, जो बुलेट शेप्ड वायरस है वो क्या है? तो रेबीज वायरस। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। रेबीज का जो वायरस है वो किस तरीके का होता है? बुलेट शेप में। गोली, जो आपने गन के लिए बुलेट देखी होगी, गोली देखी होगी, तो उसका सामने का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? रेबीज वायरस का होता है बुलेट शेप में। नेक्स्ट इज टी सेल्स मैच्योर इन। टी सेल्स का मैच्योरेशन कहाँ पर होता है? कहाँ पर ये अच्छे तरीके से मैच्योर होंगी? ऑप्शन है यहाँ पर स्प्लीन, थाइमस, लिवर या फिर किडनी। टी सेल्स मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है कहाँ पर? थाइमस में। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी एंटीबॉडीज लाइकली टू इम्पेयर हेयरिंग? सॉरी, एंटीबायोटिक्स कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट का कारण बन सकती है? या फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, वेस्टिबो कोक्लियर नर्व, उसको क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो इम्पेयर हियरिंग होगी तो इसमें
कौन सी नर्व आपकी, कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होगी, तो वो होगी 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, उसका नाम क्या है, वेस्टिबुलोकोक्लियर क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चन ये भी आता है आपको एग्जाम में कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 से आपको 5 क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ कि जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन वो हियरिंग इम्पेयरमेंट का कारण बन सकती है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये होगा, इस तरीके से आ सकता है। दूसरा ये कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट का कारण बनेगी, तब क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। थर्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व वो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या फिर एंटीबायोटिक्स से डैमेज या फिर उसमें किसी भी तरीके की इम्पेयरमेंट हो सकती है, तब भी आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर आपके लिए इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट इज मैन्यूवर इज यूज्ड टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज। एक मैन्यूवर यूज किया जाता है यदि अपर एयरवे में कुछ भी फंस गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, तो उसके लिए एक मैन्यूवर परफॉर्म किया जाता है, उसका नाम क्या है, हेमलिच, मिलिट्री, लियोपार्ड या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। जो मैन्यूवर यूज किया जाता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए वो क्या है, हेमलिच या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर। इस तरीके से अपर एयरवे में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कुछ भी फंस गया हो, तो इसको रिमूव करने के लिए, रिलीव करने के लिए क्या, एक जो मैन्यूवर या फिर एक मेथड यूज की जाती है, इसको क्या कहा जाता है, हेमलिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट। नेक्स्ट इज जर्म सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जर्म सेल थ्योरी किसने दी थी, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर या फिर वॉल्टर रीड। तो जर्म सेल थ्योरी दी थी लुइस पास्चर ने। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ने जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा 11th पार्ट, उसमें आपको इसका सही आंसर बताऊंगी। व्हाट इज द कलर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द ऑक्सीजन सिलेंडर। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किए जाते हैं तो उस पर किस कलर का पेंट यूज होता है ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे नाइट्रोजन, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके लिए ब्लू कलर यूज किया जाता है, वैसे ही आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर बताना है। ऑप्शन है ब्लू, व्हाइट, ब्लैक या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। सो आई होप गाइज आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।